एपिसोड 22। मलिका के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा शक्तियां और साथ ही बिजली और हवा निकल रही थी। मलिका के अंदर से बहुत ज्यादा शक्तियां बाहर निकल रही थी, जिसके साथ ही उसके शक्तियों ने एक बहुत बड़ा बवंडर बनाना शुरू कर दिया था और जिसमें से बहुत ज्यादा बिजलियां भी निकल रही थी। मलिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर की शक्तियां, बिजली और हवा मिलकर एक साथ एक अलग ही शक्तियां बाहर निकाल रही हो, जिसके कारण वो शक्तियां और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जिसके सामने कोई साधारण शक्ति पूर्वज तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मलिका की शक्तियों ने एक बहुत बड़ा तूफान का रूप ले लिया था और उधर ध्रुव भी मलिका की तरफ देखकर उसकी शक्तियों का अंदाजा लगा ही रहा था कि तभी उस विशाल शक्तियों वाले तूफान में से एक बड़ा सा कपड़ा उड़ते हुए ध्रुव की तरफ जाने लगा। वो रंगीन कपड़ा जो कि बहुत खतरनाक तेजी से ध्रुव की तरफ जा रही थी, वो अचानक से ध्रुव के सामने आ गई। उस कपड़े में बिजली की तेज चमक भी थी। जैसे ही वो रंगीन कपड़ा ध्रुव के सामने आया तो ध्रुव जो सीढ़ी बना रहा था वो अचानक से बदल गई और ध्रुव को वहां से हटना पड़ा ताकि वो अपने आप को बचा सके। और वो कपड़ा ठीक उसी जगह पर जाकर लग गया जहां पर ध्रुव खड़ा हुआ था और वो कपड़ा जाकर सीधा जमीन से टकरा गई, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। भले ही किस्मत से सही, लेकिन उस कपड़े का निशाना चूक गया और वो कपड़ा ध्रुव के कंधे के ऊपर से गुजर गया, जिसकी वजह से ध्रुव बाल बाल बचा था। लेकिन उस रंगीन कपड़े में बिजली की चमक भी थी, जिसके कारण जब वो कपड़ा ध्रुव के ऊपर से गुजरा तो ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए थे। जब मलिका ने देखा कि ध्रुव ने उस रंग बिरंगी कपड़े को बहुत ही आसानी से चकमा दे दिया है, तो मलिका जो कि अभी तूफान के अंदर थे हल्के से मुस्कुराई। जिसके बाद मलिका ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस कपड़े को वापस अपने नियंत्रण में करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो रंगीन कपड़ा बिल्कुल किसी सांप की तरह घूमने लगा और बिल्कुल किसी सांप की तरह हरकतें करने लगा, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कपड़े में खुद का दिमाग आ गया हो। जिसके बाद एक बार फिर से वो रंगीन कपड़ा ध्रुव की ओर जाने लगा और इस बार उसका निशाना ध्रुव का पीठ था। अचानक से अपने पीछे एक तेज हवा का महसूस करके ध्रुव के पैर अचानक से हरकत में आ गए और उसका शरीर उसकी जगह से तुरंत गायब हो गया और 2 मीटर दूर दिखाई दिया। और उस रंगीन कपड़े के किए गए हमले के जगह पर फिर से एक गड्ढा बन गया था जहां पर ध्रुव खड़ा था। वह कपड़ा उस गड्ढे से वापस से बाहर निकल आया और वापस से हिलते हुए ध्रुव की तरफ जाने लगा। इस वक्त वो रंगीन कपड़ा ध्रुव के पीछे इस तरह से लगा हुआ था जैसे कि कोई कुत्ता हड्डी के लिए लगा होता है। वैसे वो रंगीन कपड़ा दिखने में तो बिल्कुल मामूली कपड़ों जैसा ही लग रहा था, लेकिन जब भी वो कपड़ा किसी पर अटैक करता तो वो रंगीन कपड़ा किसी कपड़े की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। लेकिन जब भी वो कपड़ा हिलती है तो उसके हिलने के साथ ही हवा भी बहुत जोर से आवाज करने लगती है। लेकिन जब भी वो कपड़ा हिलता और किसी पर हमला करता तो कपड़ा बिल्कुल किसी हथियार की तरह लगता, न कि किसी कपड़े की तरह। अगर उस रंगीन कपड़े के बीच में कोई चट्टान भी आ गया तो उसे भी वो 2 टुकड़े करते हुए आगे निकल जाएगी। अगर उसके सामने कोई शक्ति सम्राट हुआ तो उस कपड़े के लिए किसी शक्ति सम्राट को भी मारना बिल्कुल एक चुटकी का काम था। वो भी पहले के हमले से संभला ही था कि तभी हवा का एक तेज झोंका उसके पास आ गया और ध्रुव के पैरों की तरफ हमला करने लगा। और उसने अपने पैरों के पास एक चमकती हुई हरे रंग का कपड़ा देखा, जिसे देखकर ध्रुव ने अपने भौं चढ़ा ली और उसने तुरंत अपने हाथ को उस कपड़े की तरफ बढ़ाया और उसे जोर से पकड़ लिया। जैसे ही वो कपड़ा ध्रुव से टकराया, ध्रुव ने अपने हाथों के मदद से उस कपड़े को कसकर पकड़ लिया। इस वक्त ध्रुव ने अपने हाथों में दिव्य रोशनी की मदद से उस कपड़े को पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उस कपड़े में एक ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से ध्रुव को उस कपड़े को पकड़े रखने में दिक्कत हो रही थी। इस वक्त वो कपड़ा जितना चाहे कोशिश कर ले, लेकिन वो कपड़ा ध्रुव के हाथ से छूटने वाला नहीं था, क्योंकि ध्रुव ने उस कपड़े को अपने दिल बाहर रोशनी की मदद से पकड़ा हुआ था। ध्रुव मलिका की तरफ देखते हुए मुस्कुराया, जिसके बाद मलिका एक बार फिर से अपने अंदर से बहुत ज्यादा शक्तियां बाहर निकालने लगी और अपने कपड़े को अपनी तरफ खींचने लगी। और वो कपड़ा खींचते खींचते एकदम सीधा हो गया था। वो कपड़ा सीधा इसलिए हो गया था क्योंकि शक्तियां दोनों तरफ से लगाई जा रही थी और ध्रुव के हाथ के नसें भी अब दिखाई देने लगी थी।
क्योंकि वो अपनी शक्तियों का बार बार इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी ओर शक्तिशाली तूफान और भी तेजी से घूमने लगा और ध्रुव को अपनी ओर खींचने लगा। साथ ही उस तूफान की रफ्तार भी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो कपड़ा दोनों तरफ से खींच रहा था, उसमें से चरमराने की आवाज आ रही थी। हालांकि वो कपड़ा कोई मामूली चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी दो तरफ से शक्ति पूर्वजों की ताकत लगाए जाने पर वो कपड़ा उस शक्ति को सहन नहीं कर पाया। इसलिए कपड़ों के बीचों बीच कई सारी छोटी छोटी दरारें दिखने लगी थी, जिसके बाद ही कपड़े की एक जोरदार फटने की आवाज आई। दोनों कई कदम पीछे हो गए। वो रंगीन कपड़ा भी फटा ही था कि तभी मलिका ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने और भी ज्यादा कपड़ों को ध्रुव की ओर हमला करने के लिए भेज दिए और तूफानों के साथ साथ वो रंगीन कपड़े नीचे की ओर आ रहे थे, जिसके बाद वो सारे कपड़े सभी दिशाओं से ध्रुव की ओर दौड़ पड़े। इस वक्त आसमान में रंग बिरंगी ड्रेसें को देखकर स्टेडियम में देख रहे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तभी अपनी तरफ आते हुए इस हमले को देखकर ध्रुव ने अपने तलवार की मदद से उन कपड़ों पर हमला करना शुरू कर दिया और उसने अपने विकराल तलवार तकनीक का भी इस्तेमाल कर दिया। सभी दिशाओं से वो रंग बिरंगे कपड़े ध्रुव की तरफ बरस रहे थे और वो तुरंत जाकर तलवार से टकरा गए और वो ध्रुव पर एक साथ हमले किए जा रहे थे, जिसके वजह से स्टेडियम में एक अजीब सी ध्वनि भी सुनाई पड़ रही थी। उन रंगीन कपड़ों के अंदर वाकई में बहुत ज्यादा ताकत थी, लेकिन ध्रुव भी अपने तलवार का बार बार इस्तेमाल करते हुए उन सभी हमलों से अपने आप को बचा लेता था। फिर भी उस कपड़े ने ध्रुव पर बार बार हमला करते हुए उस कपड़े के हमले के एनर्जी से ही नीचे खड़े ध्रुव पे स्टेडियम के नीचे कई सारे दरारें ला दिया था। वो कपड़े बार बार ध्रुव पर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से उन कपड़ों के अटैक करने की वजह से किसी संगीत के जैसे ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। ध्रुव ने भी अपनी तलवार की मदद से मलिका पर पलटवार कर दिया और मलिका ने भी ध्रुव पर हमला करना और भी ज्यादा तेज कर दिया था, जिसकी वजह से ध्रुव को पीछे हटना पड़ रहा था। क्योंकि इससे पहले मलिका ने जो हमला किया था, भले ही वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उससे ध्रुव को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और न ही उसे कोई खास चोट पहुंची थी, जिसकी वजह से मलिका ने ध्रुव पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया और ध्रुव के तलवार से निकली एनर्जी को उसने रोक दिया। ध्रुव के तलवार से निकली एनर्जी को मलिका ने उसे रोक दिया, जिसके बाद उन घूमते तूफानों में से भी बहुत ज्यादा शक्तियां बाहर निकलने लगी और उन शक्तियों से आसमान में एक अजीब सी आकृति बनने लगी और आकाश में फैले कई सारे अनगिनत कपड़े अचानक से और फिर देखते ही देखते सभी लोगों के सामने एक 100 फुट का फीनिक्स दिखाई दिया। एक 100 फीट का रंग बिरंगा फीनिक्स दिखाई और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने रंग बिरंगी एक बड़ा सा फीनिक्स बन गया, जिसके बाद वो रंगीन फीनिक्स और फिर देखते ही देखते फिर सभी लोगों के सामने एक 100 फीट रंग बिरंगी कपड़े वाला फीनिक्स दिखाई पड़ा और लोगों का पर एक रंग बिरंगी फीनिक्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और उस फीनिक्स के बनते ही जो विशाल शक्तिशाली तूफान था अचानक से ढह गया और फिर वो 10 फुट के आकार में आ गया और फिर वो 10 फुट के आकार में आकर एक स्तंभ में बदल गया, जो जाकर सीधा उस रंग बिरंगे फीनिक्स के अंदर जा घुसा और फिर मलिका की आवाज आई, पवन बिजली बलिदान। वो तूफान जिसकी वजह से अब तक मलिका दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके बाद वो तूफान जिसके बाद उस शक्तियों से बने तूफान में से मलिका बाहर आई और सबको दिखाई देने लगी। जिसके बाद उन शक्तियों से बने तूफान में से मलिका निकलकर बाहर आई और उसकी उंगलियों ने दूर से ही रंगीन फीनिक्स की ओर इशारा किया। इस वक्त मलिका ने जिस उंगली से फीनिक्स की ओर इशारा किया था, उसमें एक छोटा सा कट लगा हुआ था, जिसमें से खून निकल रहा था। मलिका के उंगली से एक बूंद खून निकलकर उस रंगीन फीनिक्स के शरीर पर जाकर गिरा और जैसे ही वो खून रंगीन फीनिक्स के अंदर गई, उसके अंदर अचानक से ही जान आने लगी और उस फीनिक्स के अंदर जो खतरनाक एहसास था, अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था, जिसे वहां पर मुकाबला देख रहे लोग हैरानी के कारण उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। और फिर मलिका की एक बार फिर से आवाज आई
हवा पर एक जगह पर रुक कर कहा, पवन हत्या उंगली। और फिर मलिका हवा में एक जगह पर रुककर उस फिनिक्स की ओर उंगली दिखाते हुए जोर से आवाज लगाई, पवन हत्या उंगली। इस वक्त मलिका जो कि हवा में लहरा रही थी, उसकी पोशाक भी हवा से लहरा रही थी, जिसकी वजह से वो किसी देवी की तरह लग रही थी, घमंडी देवी की तरह लग रही। और फिर मलिका ने अपनी उंगलियों से नीचे 10 फुट गड्ढी की तरफ इशारा किया और हल्के से आवाज लगाई। जैसे ही मलिका की आवाज उस रंगीन फिनिक्स तक पहुंची, उस फिनिक्स ने भी एक जोरदार आवाज लगाई और उस फिनिक्स के मुंह में एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गई, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। तो उस फिनिक्स ने भी एक जोरदार आवाज लगाई और उसके मुंह में बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गई और उसके मुंह से चांदी के रंग की रोशनी, एक चांदी के रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। और देखते ही देखते वो चांदी रंग की रोशनी धीरे धीरे कर सिकुड़ने लगी और एक छोटे से लाइट वाले बॉल में तब्दील हो गई, जिसका साइज किसी हथेली के जितना था। और फिर उस फिनिक्स ने उस बिजली के गोले को ध्रुव की ओर फेंक दिया और एक ससराहट की आवाज के साथ वो हमला ध्रुव की ओर तेजी से जाने लगा। और एक पल बाद वो चांदी की रोशनी धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगी और एक प्रकाश में तब्दील हो गई, जिसके बाद वो एक चांदी के गोले में तब्दील हो गया। जिसके बाद मलिका की गुरूर से भरी आवाज आई, ध्रुव, ये उंगली तुम्हारी जान ले लेगी। मलिका की धाड़ कपा देने वाली आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगी, जिसे सुनकर बहुत सारे लोगों के चेहरे का भाव। जिसके बाद भानु की आवाज आई, जिसे देखकर भानु ने भी कहा, ये तो विंड किलिंग फिंगर है। इस तकनीक को तो हवा बिजली दल में भी बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जिसके बाद मलिका ने एक बार फिर से कहा, यह हवा बिजली दल का सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है ध्रुव, विंड किलिंग फिंगर।